नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। शुरुआत हम करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में बेसिक अंतर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों जानते तो हम सभी हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनमें मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं और जो अभयारण्य होते हैं उनमें मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। उद्यान है, नेशनल पार्क है, यहाँ पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। आप यहाँ पर पशुओं को नहीं चरा सकते। और दोस्तों जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं होता। ठीक, सामान्यतः दोस्तों आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, और जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं वे सामान्यतः संरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की। तो दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हैं कहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। इस मैप को आपको देखकर बताना है कि कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान इसमें दर्शाए गए हैं, उनका स्थान कहाँ पर है या वे किस जिले में या किस स्थान पर स्थित हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, किस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, और जो भी विशेष तथ्य हैं जिनके बारे में आप जानते हैं उन्हें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस वीडियो में जो लगभग 1 घंटे का होने वाला है उसमें हम सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। यदि आप नहीं जानते तो फिर इसकी चर्चा हम करने वाले हैं आने वाले 1 घंटे में। तो सबसे पहले आप जान लें कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 नेशनल पार्क हैं, और इन्हें 2 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे नेशनल पार्क जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया है वे, और जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं किया गया वे। तो प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से शामिल हैं? कान्हा-किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, और दोस्तों एक और याद रखें, रानी दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती, यह अभयारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। इस प्रकार से कुल 6 नेशनल पार्क और 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में ऐसी है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। कुल मिलाकर ऐसे स्थान या राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य कितने हैं? 7 हैं। और जो बाकी अन्य राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें माधव, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार एवं कुनो पालपुर, बाकी बचे हुए 5 सामान्य हैं। इस प्रकार से कुल कितने हो गए? 6 टाइगर प्रोजेक्ट वाले नेशनल पार्क और 5 जिस टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हैं, कुल 11 हो गए। और एक दोस्तों हमारी है वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। अब आप कहेंगे सर हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, कौन सा नहीं है, इसका कोई समाधान बताइए। तो दोस्तों इसका समाधान भी हमारे पास है। आपने केबीपीएस सुना है? किलोबाइट या किलोबिट प्रति सेकेंड। तो आपको केबीपीएस याद रखना है। केबी, पी के ऊपर स्क्वायर लगाना है और एस के ऊपर स्क्वायर लगाना है, मतलब पी और एस 2 बार है। तो जब केबीपीएस आप याद करेंगे तो इसका मतलब है ये वे राष्ट्रीय उद्यान लिखे हुए हैं जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। अब कैसे शामिल है? के से कान्हा, बी से बांधवगढ़, पी 2 बार है तो 1 बार पेंच और 1 बार पन्ना, एस 2 बार है तो 1 बार संजय, 1 बार सतपुड़ा। तो कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, के बी पी स्क्वायर एस स्क्वायर। इस ट्रिक से आप याद करें कि कुल जो 6 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं वे कौन कौन से हैं। और एक बचा हुआ वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य, तो वो तो अब आपको याद हो ही जाना है। और इन 6 के अलावा जितने बचे हुए हैं वे अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे माधव, जीवाश्म, वन विहार, कुनो पालपुर, डायनासोर, जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ट्रिक क्या है? के बी पी स्क्वायर एस स्क्वायर, ये वे राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। कुल 6 हैं, एक अभयारण्य भी है, तो कुल 7 चीज़ें मध्य प्रदेश में ऐसी हो गई। अब चर्चा कर लेते हैं कि आखिर
प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम है क्या, इसकी बात भी तो करना आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों वर्ष 1973 में भारत सरकार ने की थी और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कब हुई, वर्ष 1974 में हुई। कहाँ से की गई, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से की गई। हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कान्हा किसली ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। और दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी तो हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक है। कितनी है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बात कर लेते हैं बाघ रिपोर्ट 2022 की। दोस्तों जो भी मैं आपसे पूछता हूँ उसका आंसर नीचे ही हमें मिल जाता है। ये लिख गया बाघों की मध्य प्रदेश में कुल संख्या 785 है। किस रिपोर्ट के अनुसार है, बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में कहाँ कितने बाघ मिलते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 785 पाए जाते हैं। उसमें से भी सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, बांधवगढ़ में पाए जाते हैं, कुल 165 हैं। फिर कान्हा किसली में 129 हैं। बस इन दोनों को याद रख लें, ज़्यादा परेशान ना हो। सबसे ज़्यादा कहाँ, बांधवगढ़ में पाए जाते हैं 165, बस ज़्यादा परेशान नहीं होना। पेंच में 123, पन्ना में 64, सतपुड़ा में 62, संजय डुबरी में 20 और अन्य में कितने, कुल 222 पाए जाते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो नेशनल पार्क हमने देखे 11, उनकी एक एक चीज़ के विस्तार से हमें चर्चा करनी है और इस चर्चा में आपको शामिल रहना है अंत तक, ताकि जो नेशनल पार्क वाला टॉपिक है आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। वहाँ से यदि प्रश्न आए तो आप सारे प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो शुरुआत होगी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से, जो कि मंडला बालाघाट जिले के अंतर्गत शामिल है। तो ध्यान क्या रखना है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, कान्हा किसली। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है कितना, 940 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल को भी याद रखना है। अब दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि जो कान्हा किसली है उसे 1933 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया। फिर 1955 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था और फिर इसे दोस्तों 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। 1933 में अभयारण्य, 55 में नेशनल पार्क और दोस्तों 74 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। और दोस्तों मध्य प्रदेश में 74 से ही टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और कान्हा किसली से ही उसकी शुरुआत हुई थी। अब बारी आती है दोस्तों नदियों की कि बंजर, हालों और सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं कहाँ से, कान्हा किसली नेशनल पार्क से। कौन कौन सी बंजर, हालू और सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं। आपको सारी चीज़ें याद रखनी है नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि अक्सर जो भी विद्यार्थी आपके साथ कंपटीशन में शामिल हैं उनको सारी चीज़ें याद होती हैं। तो उतना तो कम से कम याद करें जो सबको पता है, ठीक, ताकि आप रेस में शामिल हों। आप बे चीज़ें गलत कर देंगे यदि जो सबको पता है तो फिर समस्या हो जानी है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, क्या है, विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। अब प्रश्न तो ऐसा भी बन सकता है कि जो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना है वो किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। ठीक, कहाँ चलाई जा रही है, तो पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत जो पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है इनमें क्या किया जाएगा, जंगल गलियारे का निर्माण होगा। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला बिंदु क्या है कि दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है कौन सा है, कान्हा किसली है। यहाँ दोस्तों हवाई पट्टी की सुविधा भी है। और दोस्तों ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा होता है एक, वह केवल इस ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ब्रेडरी किसकी प्रजाति है, 12 सिंघा की प्रजाति है। ठीक है, फिर दोस्तों भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है जिसने अपना शुभंकर 2017 में जारी किया है। और शुभंकर का नाम क्या रहा है, भूरा सिंह दा 12 सिंघा। इसकी डिज़ाइन तैयार की थी रोहन चक्रवर्ती ने। भूरा सिंह दा 12 सिंघा क्या है, शुभंकर है।
किस चीज़ का है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का है। फिर दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है। और बात करते हैं अगले बिंदु की, वह यह है कि तेलंगाना की संस्था LACONES की 2019 के अनुसार रिपोर्ट है दोस्तों इस संस्था की 2019 की। इसमें कहा गया कि कान्हा किसली के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट नामक केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। तो इस बिंदु को भी आप याद कर सकते हैं। और फिर हमें आगे बढ़ना है माधव राष्ट्रीय उद्यान की ओर। ठीक है, हमने देखा कान्हा किसली कब उद्यान बना था? 1955 में बना था नेशनल पार्क। बांधवगढ़ कब बना? 1958 में बना। ध्यान रखना है आपको, 1958 बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान, अरे माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है दोस्तों। बांधवगढ़ मेरे मुंह से गलती से निकला, बांधवगढ़ 1968 है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की। बांधवगढ़ कब बना था? मैंने गलती से बांधवगढ़ बोल दिया माधव की जगह। बांधवगढ़ दोस्तों 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। ठीक है, तो दोस्तों माधव की चर्चा हम कर रहे हैं, शिवपुरी में स्थित है और 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1958 में। कान्हा को कब दिया था? 1955 में। और दोस्तों जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है यह राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर स्थित है और यहाँ सांख्य सागर, जाधव सागर, माधव सागर झील स्थित है। फिर अगले बिंदु की बात करें तो दोस्तों यहाँ पहाड़ी की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण दोस्तों जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत के लिए कब किया गया था? 1911 में किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हो सका। और मनिहारी नदी भी आपको ध्यान रखनी है, माँ से माधव, माँ से मनिहारी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? माधव से प्रवाहित होती है। और दोस्तों सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं कहाँ पर? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। फिर बारी आती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। उमरिया जिले में स्थित है। स्थापना हुई थी वर्ष 1968 में और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया। 1968 में बांधवगढ़ को स्थापित किया गया, 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया। और दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में वर्णित है। और दोस्तों 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बघेल राजाओं की शिकार स्थली हुआ करती थी। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कोई भी डाउट हो तो वो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ ही लेना है बिना किसी संकोच के। और कोई आपको सुझाव देना है, वीडियो कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बता देनी है कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर भी करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकें। और दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप सभी जानते हैं, तैयारी कल की नाम से ही है, आपको उसे भी ज्वाइन कर लेना है। उस चैनल पर आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट, न्यूज़ वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, एग्ज़ाम अपडेट आपको उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही साथ हमारे इन वीडियोस के लिंक भी वहाँ पर पोस्ट कर दिए जाते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? इस ही राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। किस में? बांधवगढ़ में। कुल संख्या कितनी पड़ी हमने? 165 बाघ पड़े हैं शायद अभी राष्ट्रीय उद्यान में कुछ देर पहले। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा मैंने, आपको भी इस प्रकार से सही कह कहकर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। ठीक, और बाघों का घनत्व अधिक होने के कारण इसकी तुलना अर्थात बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। अब बताएं कि रणथंभौर कहाँ पर स्थित है? और दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। स्थापना हुई थी 1958 में। और चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है बांधवगढ़ से। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है और इसी राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है। और बांधवगढ़ में ही बांस की सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों जब मैं इस ही राष्ट्रीय उद्यान कहता हूं तो आपको मेन हेडिंग को नहीं भूलना कि किस राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। ठीक है, क्या क्या देखा? 68 में स्थापित, 93 में टाइगर प्रोजेक्ट है, शिव पुराण में वर्णित है, 32 पहाड़ियों से घिरा है, बघेल राजाओं की शिकार स्थली है, सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, बाघ का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, तो तुलना कर दी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है, जंगली भैंसों का संरक्षण होता है।
सबसे ज़्यादा बांस की प्रजातियां पाई जाती हैं और संस्कृत अभिलेख भी इधर ही स्थित है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी आप यहाँ देख सकते हैं। किस संबंध में बात की? बांधवगढ़ के संबंध में बात की। अब बारी आती है पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। भाई कहाँ कहाँ फैला है? तो सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 92 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी है। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक है जंगल बुक की परिकल्पना कहाँ से की गई? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से की गई। इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। जंगल जंगल बात चला है, पता चली है। दोस्तों ऐसे ही कुछ है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। तो दोस्तों मोगली द जंगल बुक के काफ़ी सारे एपिसोड हैं, आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार का सॉन्ग देखने को मिलेगा और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच देखने को मिलेगा। मतलब सहजता बन जाती है जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो उसके हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें आपको उस एपिसोड में देखने को मिलेगी। और मुझे उम्मीद है आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने ज़रूर देखी होगी द जंगल बुक सीरीज़। और दोस्तों फिर अगली बात कर लेते हैं कि इसके बीचों बीच, किसके बीचों बीच? पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच पेंच व हर्री नदी प्रवाहित होती है। नदियों के नाम है दोस्तों, वर्णन अकबरनामा में मिलता है। तो क्या ध्यान रखना है? 1975 में स्थापित, 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल। फिर बात करते हैं वन विहार की। कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल में। 1979 याद करना है, बनाया गया था। और नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच एकमात्र भाई भोपाल में है। प्रथम सर्प उद्यान भी यहीं पर है दोस्तों, याद रख लेना। प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर है? वन विहार में है। इसको आधुनिक चिड़ियाघर कहा जाता है। भाई कहाँ? वन विहार को आधुनिक चिड़ियाघर कहते हैं। फिर ISO 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ISO अवार्ड करने वाला कौन सा? अवार्ड प्राप्त करने वाला वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ है। वर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क कहाँ पर है? वन विहार में है। वन विहार कहाँ पर है? भोपाल में है। कब स्थापित हुआ था? 1979 में हुआ था। सर्प उद्यान कहाँ पर है? वन विहार में है। इन फैक्ट को ध्यान रख लेना है और अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेना है एग्जाम में सिलेक्शन लेके। फिर बारी आती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि पन्ना छतरपुर जिले में आता है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, 94 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। भाई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछ लिया तो क्या करोगे? किसे कहा जाता है भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न? तो दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, क्योंकि पन्ना भी तो अपने आप में रत्न ही है। तो इस प्रकार से आप याद कर लें। दोस्तों चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना, किसकी तुलना? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की तुलना कहाँ से की जाती है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। भाई सरिस्का कहाँ पर है ये भी कमेंट सेक्शन में बता दें। फिर दोस्तों याद रखो, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार भी प्रदान किया। पांडव जलप्रपात यहीं पर स्थित है। इसके बीचों बीच के नदी प्रवाहित होती है। रेप्टाइल पार्क भी यहीं पर स्थित है। जंगली भैंसें सर्वाधिक पाए जाते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। फिर दोस्तों यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थित है। इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगी। स्थापना हुई थी 1981 में, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था 1994 में। केन नदी इसके मध्य से प्रवाहित होती है। रेप्टाइल पार्क, जंगली भैंसे, गिद्ध पुनर्वास केंद्र, कितनी सारी चीज़ें दोस्तों हमें जानने को मिली पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? पचमढ़ी होशंगाबाद में। स्थापना 1981, प्रोजेक्ट टाइगर 1999। ठीक, बीचों बीच देनवा नदी प्रवाहित होती है और सर्वाधिक कृष्णमृग और गौर पशु पाया जाता है। ध्यान रखना है भाई, 1981 में सतपुड़ा स्थापित हुआ, 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। देनवा नदी प्रवाहित होती है, सबसे ज़्यादा कृष्णमृग और गौर पशु पाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है। भाई कब शामिल हुआ? कमेंट सेक्शन में बता दें। दोस्तों हाल ही में महुआ का वृक्ष चर्चा में रहा है, जो इस ही राष्ट्रीय उद्यान का अर्थात सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। फिर बारी आती है डुबरी राष्ट्रीय उद्यान की। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी छत्तीसगढ़ सरगुजा यहाँ विस्तृत है। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान, 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल।
ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो कन्हैया दाह जलप्रपात, रामदाह कुंड स्थित हैं और बनास नदी दोस्तों संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों। काफ़ी सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर पीडीएफ अवेलेबल कराइए, तो दोस्तों पीडीएफ उपलब्ध करवाने के लिए आपके सर अधिकृत व्यक्ति नहीं है, इस कारण से वो साझा भी नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी पर। वर्ष 1983 में डिंडोरी के घुघवा नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। दोस्तों पहला है यह जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थापित हुआ था? घुघवा नामक गांव कहाँ पर है? डिंडोरी में है। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल है 2.7 स्क्वायर किलोमीटर। क्या बोल दिया दोस्तों, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, ढंग से बोल देते हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 0.27 स्क्वायर किलोमीटर, 0.27 या 0.27 वर्ग किलोमीटर, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने पहले। ठीक है, तो इसको सुन लें आप। ठीक, भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है। और दोस्तों जीवाश्म अध्ययन के पिता कहलाते हैं अशोक साहनी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, अशोक साहनी। कौन है? जीवाश्म अध्ययन के पिता हैं। फिर बात करते हैं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है, 2011 में बनाया गया। डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं और इससे जोवट नदी प्रवाहित होती है। डायनासोर को याद रखना है, 2011 में बना। जोवट नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और डायनासोर के जीवाश्म के अंडे रखे हैं। फिर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे हैं दोस्तों, जीवाश्म के अंडे कैसे रख देंगे। ठीक है, फिर कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो श्योपुर में है और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कुनो नदी के किनारे स्थित है। और 17 सितंबर 2022 को अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से 8 चीते लाकर यहाँ पर बसाए गए। तो ये तो हमने चर्चा कर ली है 11 के 11 राष्ट्रीय उद्यानों की। अब बात कर लेते हैं जो साइड में हमें टेबल मिली है, जिसको अब तक हमने नज़रअंदाज किया उनकी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कहाँ से? राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्थापना वर्ष से। तो दोस्तों दो आधार पर बात की जाएगी यहाँ पर। एक तो की जाएगी विकिपीडिया के आधार पर कि विकिपीडिया में विशेष राष्ट्रीय उद्यान का क्या स्थापना वर्ष दिया गया है, और दूसरे आधार पर बात की जाएगी क्या होगा जो भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार। तो कान्हा किसली की हम बात करें तो दोनों जगह हमें एक ही स्थापना दिवस ईयर मिलता है देखने को, 1955। तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई विवाद की स्थिति नहीं है। लेकिन माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो विकिपीडिया पे 1958 है और भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार 1959 है। तो यहाँ पर अपने विवेक का उपयोग करें आप, और पीएससी बताएगा फिर सही आंसर क्या है, क्योंकि पीएससी तो सबसे ज़्यादा जानता है सारी चीज़ों के सही गलत, उसके अंडर में रहते हैं बाद में। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोनों जगह सेम है, 1968। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 स्थापित दोनों जगह। वन विहार भी सेम है 1979। पन्ना 1981। तो यहाँ टेंशन नहीं लेना। सतपुड़ा भी 1981। संजय में आपको ग्लिच हो सकता है, थोड़ा सा फंसना पड़ सकता है। विकिपीडिया ने कहा है कि 1983 में स्थापित है और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कहा है कि 1981 में स्थापित है, तो यहाँ समस्या हो सकती है। फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1983, कोई दिक्कत नहीं। डायनासोर 2011, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कुनोपालपुर 2018। समस्या कहाँ हुई? समस्या हुई माधव में कि भाई विकिपीडिया ने कह दिया कि 1958 में स्थापित है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कह दिया 1959 में स्थापित है। इसी प्रकार से हमें प्रॉब्लम हुई संजय में। विकिपीडिया ने कह दिया 1983 में स्थापित है और वन्यजीव संस्थान ने कह दिया 1981 में स्थापित है। तो यहाँ आपको समस्या देखने को मिल सकती है, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कब किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को शामिल किया गया, कहाँ प्रस्तावित है। तो हमने पहले ही चर्चा कर ली, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है कि कान्हा किसली कब हुआ? 74 में शामिल। पेंच कब हुआ? 92 में शामिल। बांधवगढ़ 93 में, पन्ना 94 में। लाइन से हो गए ना भाई ये तो, पेंच बांधवगढ़ पन्ना, PBP, पेंच बांधवगढ़ पन्ना, 92 93 94।
सतपुड़ा 99, संजय 2008। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023 में शामिल हुआ और रातापानी टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। 8 हो जाएंगे रातापानी जब जुड़ जाएगा उसको मिला के, ठीक है। फिर समाचार के पन्नों की यदि बात करें तो 20 सितंबर 2023 को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की कोर एरिया की अधिसूचना जारी की गई। मध्य प्रदेश का यह दोस्तों 7वां टाइगर रिजर्व है। नौरादेही और रानी दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर बना है टाइगर रिजर्व। यह मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा बृहद कोर क्षेत्र वाला टाइगर रिजर्व है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर तक फैला है। कहाँ कहाँ फैला है? सागर, दमोह और नरसिंहपुर। 1,40,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। दोस्तों कितना विशाल है आप समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं एक और फैक्ट की कि खंडवा में पोस्टेड एक विद्यार्थी हैं प्रशांत गुप्ता जी। इन्होंने कहा है कि वास्तव में ओमकारेश्वर नाम का कोई नेशनल पार्क नहीं है, साथ ही यह वन विभाग के आंकड़ों में भी उपलब्ध नहीं है, यह केवल पुस्तकों व इंटरनेट पर अवेलेबल है। कौन सा? ओमकारेश्वर नामक नेशनल पार्क। तो यहाँ पर दर्शाया भी नहीं गया। फिर बात करते हैं समाचार के पन्नों से। देश की पहली चीता सफारी श्योपुर से सेसईपुरा में प्रारंभ होगी। कहाँ से कहाँ पर? श्योपुर से सेसईपुरा क्या शुरू होगी? देश की पहली चीता सफारी। इसको आपको ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्यों की, ठीक है। तो सबसे पहले मैप में देख लेते हैं। फेन कहाँ पर है? मंडला में है। कर्मझिरी सिवनी में है। सोनगढ़याल सीधी में है। कालीभीत बैतूल में है। मड़ई होशंगाबाद, सुरमानिया खंडवा, रालामंडल इंदौर, कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर, मयूर झाबुआ, सैलाना रतलाम, कामधेनु आगरमालवा में है। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में है। चंबल घड़ियाल मुरैना में है। घाटी गांव ग्वालियर में है। नौरादेही सागर में है। रानी दुर्गावती दमोह में है। केन घड़ियाल छतरपुर में है। गंगेऊ पन्ना में है। बगदरा सीधी में है। तो इतने तो हमने पढ़ लिए जो मैप में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको भाई इनको ढंग से देख लेना है। मैप को मैप से देख लें, कुछ जिले याद कर लें, बाकी टेबल की चर्चा तो हमें करनी ही है। सबसे पहले बात करेंगे हम कि विशेष जंतुओं के संरक्षण के लिए कौन कौन से बनाए गए। तो दोस्तों खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए 2 अभयारण्य हैं। एक सैलाना रतलाम में है, दूसरा सरदारपुरा धार में है। सोन चिरैया के लिए 1 अभयारण्य है, घाटी गांव ग्वालियर में। घड़ियाल के लिए 3 अभयारण्य हैं, चंबल जो कि मुरैना में है, केन छतरपुर पन्ना में है और सोन सीधी शहडोल में। तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि खरमोर पक्षी के लिए 2 संरक्षित हैं, एक तो है सरदारपुरा धार, दूसरा है सैलाना रतलाम। सोन चिरैया के लिए 1 अभयारण्य है, घाटी गांव जो कि ग्वालियर में है। घड़ियाल संरक्षण के लिए 3 हैं, कौन कौन से? चंबल, केन और सोन। चंबल है मुरैना में, केन है छतरपुर और पन्ना में, और सोन है सीधी और शहडोल में। तो इस प्रकार से आपको इनको ध्यान रख लेना है। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्यों के बारे में टेबल के माध्यम से। तो दोस्तों आपको इनके जिले जरूर याद रखने हैं कि कौन सा किस जिले में स्थित है। कैसे भी करके बार बार रिवीजन करके आपको याद रखना है। आप कहते होंगे कि सर नहीं बहुत ज़्यादा जिले हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो आपको ये लाइन याद रखनी है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। मतलब क्या हुआ? करत करत अभ्यास के लगातार प्रयास करने से जड़मति होत सुजान। जड़मति मतलब जिसकी मति या जिसकी बुद्धि जड़ के जैसी हो वो सुजान बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है, ठीक है, उसको अकल आ जाती है। और रसरी आवत जात के अर्थात बार बार रस्सी के आने जाने से सिल पर परत निशान, पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। रस्सी ने कभी सोचा होगा बहुत सॉफ्ट होती है ना, कि पत्थर को काट सकती है, लेकिन नहीं, बार बार उस पत्थर से आती है जाती है, आती जाती है, पत्थर को ही घिस डालती है। तो बस वही चीज़ है कि भाई चीज़ें भूल रहे हैं तो बार बार आपको क्या करना है? बार बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अभयारण्य के, ठीक। तो सबसे पहले सिंघौरी अभयारण्य कहाँ है? रायसेन जिले में है सिंघौरी अभयारण्य, 1976। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आप सबसे बड़ा
उसका सन याद कर लेना, स्थापना वाला, सबसे छोटे का कर लेना, प्रोजेक्ट टाइगर वाले का कर लेना, बाकी किसी के सन याद ना करें, किसी का क्षेत्रफल याद ना करें। क्षेत्रफल भी जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है उसको देख लें, सबसे कम वाले को देख लें, और ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक। तो सिंघौरी अभयारण्य रायसेन में है। मैं सारा पढ़ दूंगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है, अब सामने है तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं की स्थापना याद रखनी है जो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, सबसे पहला है ना, इस तरीके से। बाकी परेशान नहीं होना। इसी प्रकार से क्षेत्रफल से सबसे बड़े का, सबसे छोटे का जो आवश्यक है। तो सिंघौरी अभयारण्य कहाँ है? रायसेन में है। स्थापना 1976, 312 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एरिया। पचमढ़ी होशंगाबाद 1977, 491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। तो दोस्तों पचमढ़ी को भले आप याद रख लें, 77 में स्थापित हुआ था। मैं आपको ऐसे यहाँ लिखता जाऊँगा जो आपको याद करने हैं इस साइड, ठीक है। बोरी अभयारण्य दोस्तों सागौन सर्वाधिक मिलता है, होशंगाबाद में स्थित है। स्थापना 77, 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। फिर नरसिंहगढ़, इसको राख अभयारण्य कहते हैं। जो चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हैं उनको ज़रूर याद करना। सबसे ज़्यादा सागौन बोरी अभयारण्य में है। नरसिंहगढ़ को रॉक अभयारण्य कहते हैं, राजगढ़ में है, 1978 में स्थापित, 57 वर्ग किलोमीटर। रातापानी दोस्तों पहला अभयारण्य है जहाँ टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित, कब? 2018-19 में हुआ था। रायसेन में स्थित है। इसकी स्थापना डेट 2 मिलती है, 76 और 78, 910 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन शामिल नहीं हुआ दोस्तों अभी ये, ठीक है। फिर चंबल घड़ियाल अभयारण्य की बात करें, इसे हम कहते हैं देवरी घड़ियाल, मुरैना में है दोस्तों। 2 नाम हो गए, कंफ्यूज मत होना। चंबल घड़ियाल पता चला आपने मुरैना याद कर लिया, देवरी घड़ियाल आ गए तो कुछ और तुक्का मार दिया आपने, ऐसा नहीं करना। 1978 में स्थापित है, 435 वर्ग किलोमीटर। बगदरा सीधी में 1978। गंगेऊ पन्ना में है, 1979। सोन घड़ियाल कहाँ पर है? सीधी शेड्यूल में, 1981 में स्थापित है। दोस्तों बगदरा का क्षेत्रफल 478 वर्ग किलोमीटर है, गंगेऊ का 78 वर्ग किलोमीटर है, सोन घड़ियाल का कितना है? 83 वर्ग किलोमीटर है। केन घड़ियाल अभयारण्य छतरपुर पन्ना में 1981 में स्थापित है, 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। गांधी सागर अभयारण्य दोस्तों यहाँ पर गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रस्तावित है, और दोस्तों मंदसौर जिले में स्थित है, 1981 में बना था, 368 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर में 1981 में स्थापित, 510 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। खेवनी देवास सीहोर में है, 1974 और 82, 2 डेट मिलती हैं स्थापना की, 134 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। फैन मंडला में है, पनपठा उमरिया में है। सैलाना अभयारण्य दूसरा सबसे छोटा है, और सरदारपुरा दोस्तों दूधराज पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सैलाना रतलाम में है, और सरदारपुरा अभयारण्य धार में है। तो दोस्तों याद रखें, जो ये है फेन हो गया, पनपठा, सैलाना, सरदारपुरा, ये सब 1983 में स्थापित है। फेन कहाँ पर है? मंडला में है। पनपठा उमरिया में, सैलाना रतलाम में है, सरदारपुरा धार में है। फेन का क्षेत्रफल 110.7 वर्ग किलोमीटर, पनपठा का 245 वर्ग किलोमीटर, सैलाना का दोस्तों 12.96 वर्ग किलोमीटर, सरदारपुरा का 348 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल है। फिर बात करते हैं नौरादेही की। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, नौरादेही सबसे बड़ा है, सागर में है। स्थापित की 2 डेटें मिलती हैं स्थापना की, 1975, 1984। विवेक लगेगा आपका यहाँ पर। इसका एरिया है 1197 वर्ग किलोमीटर। इसमें एरिया नहीं भूलें आप, समस्या हो जाएगी। नौरादेही कहाँ पर है? सागर में है। एरिया कितना है? 97 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1197 वर्ग किलोमीटर। सागर में स्थित है नौरादेही अभयारण्य, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। फिर रालामंडल अभयारण्य सबसे छोटा है, मध्य प्रदेश का एरिया है 2.34 वर्ग किलोमीटर, और इंदौर जिले में स्थित है, 1989 में स्थापित है। फिर बारी आती है ओरछा अभयारण्य की, निवाड़ी में है, 94 में स्थापित, 44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। फिर वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है, दमोह जिले में स्थित है। इसको भी याद रख लें, 1997 में बना था, क्योंकि अभी अभी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है, तो सन पूछ सकते हैं। कितना एरिया है? 23.97 वर्ग किलोमीटर। फिर दोस्तों कामधेनु गो अभयारण्य है, आगरमालवा 2012 में बना। कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर 2016 में बना, और कर्माझरी सिवनी 2022 में बना। तो इन 3 की ज़रूर ऑप्शन याद रख लें। कामधेनु 2012 में है, कट्ठीवाड़ा 2016 में है, कर्माझरी 2022 में है, क्योंकि लेटेस्ट है, नए नए तो हो सकता पूछ लें। और जो जानकारी ली गई है दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका सोर्स आपको नीचे दिया हुआ है। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत सारे अभयारण्य 78 के हैं, बहुत सारे 81 के हैं, बहुत सारे 83 के हैं। जब आपको तुक्का मारने का मौका मिले, उनको समझना है, तो 78, 81, 83, 79 इनमें ही तुक्का लगा दें आप, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे
आपका आंसर सही होने के। ठीक है, नौरादेही और रालामंडल का क्षेत्रफल याद रख लें। नौरादेही सागर में है, रालामंडल इंदौर में है। नौरादेही बड़ा है सबसे, रालामंडल छोटा है सबसे। ठीक है, सरदारपुरा दूधराज पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। फिर 11 नए वन्य जीव अभयारण्य प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में। कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी बुरहानपुर में, अहिल्याबाई होलकर इंदौर में, माधवराव सिंधिया शिवपुर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल सीहोर में, इंदिरा गांधी नरसिंहपुर में, राजा दलपत शाह अभयारण्य मंडला में, जमुना देवी अभयारण्य धार में, राजेंद्र प्रसाद अभयारण्य हरदा में, ओमकारेश्वर अभयारण्य खंडवा में, राघवगढ़ अभयारण्य गुना में, भीमराव अंबेडकर अभयारण्य सागर में। तो ये प्रस्तावित है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम है कि कौन सा प्रस्तावित है, लेकिन नहीं आया और धोखे से कभी एमपीपीएससी ने पूछ लिया तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की। तो दोस्तों पचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक और पन्ना, ये 3 क्षेत्र हैं। डिटेल में इसकी चर्चा कर लेते हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 होशंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी घाटी अभयारण्य इसमें शामिल है। किसमें? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। इसे 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। बड़ी गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। 1999 में बना था और इसे 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। फिर अचानकमार अमरकंटक 2005 में बना। सारस क्रेन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थित है। अचानकमार अमरकंटक 2005 में बना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थित है। सारस क्रेन पाए जाते हैं और 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। फिर बारी आती है पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। 2011 में बना, पन्ना छतरपुर में फैला है। केन नदी बीचों बीच से गुजरती है और इसके अंतर्गत गंगेय अभयारण्य, केन अभयारण्य व पन्ना राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। 2020 को दोस्तों पन्ना जैव मंडल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो हमने पढ़ा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमार अमरकंटक और पन्ना। एक साथ देख लेते हैं। पचमढ़ी कब बना? 1999 में। अचानकमार अमरकंटक 2005 में। पन्ना 2011 में। अब देखते हैं यूनेस्को का दर्जा कब मिला। पचमढ़ी को मिला था 2009 में, अचानकमार अमरकंटक को मिला था 2012 में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को मिला था 2020 में। तो उम्मीद है अब इन चीज़ों को आप नहीं भूलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं ईपीएल अर्थात एग्जाम प्रीमियर लीग की। यहाँ पर कुछ विशेष फैक्ट आपको दिए जाते हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब इनकी चर्चा भी एक एक करके हम कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है नौरादेही, सागर में स्थित है। क्षेत्रफल देख लेना भाई, 1197 वर्ग किलोमीटर है नौरादेही का, सागर में जो कि स्थित है। ठीक है, फिर सबसे छोटा रालामंडल इंदौर में है, 2.340 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र रालामंडल इंदौर में स्थापित है। इन फैक्ट को मत भूलना दोस्तों, बहुत आवश्यक फैक्ट यहाँ लिखे हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र चंबल मुरैना में है। यहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण भी किया जाता है। फिर दोस्तों व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में है। इसका उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को हुआ था और सफ़ेद शेरों को बसाया गया है यहाँ पर। व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ है? मुकुंदपुर सतना में है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 3 अप्रैल 2016 को। राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु है चीतल। याद रखना है, सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा पशु पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यानों में? मध्य प्रदेश की बात करें तो चीतल देख लो दोस्तों। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? गैनी मैनफोर्ड। इनका नाम भी ध्यान रखना है, गैनी मैनफोर्ड। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता है कैलाश सांख्याल। कौन है? कैलाश सांख्याल भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता हैं। और दोस्तों जंगल गलियारा योजना के तहत कान्हा, किसली, पन्ना और बांधवगढ़ को जोड़ने का प्रयास है। किस किस का प्रस्ताव है? बांधवगढ़, पन्ना और कान्हा किसली को जोड़ेंगे जंगल गलियारा योजना से। फिर दोस्तों गिद्ध गणना 2021 के अनुसार प्रदेश में गिद्धों की संख्या है 9408। सबसे ज़्यादा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना जिले में पाए जाते हैं। कितने? 981। गिद्ध जनगणना हुई थी 2021 में, 9408 टोटल है। पन्ना में 981, बहुत सारे गिद्ध पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कौन सा है? सैलाना है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। बीच में समाचार के पन्नों से न्यूज आई कि मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर स्थापित? तो इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ होगी? इसकी स्थापना होगी मध्य प्रदेश के भोपाल में, और भोपाल में भी भदभदा में स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं मुद्दों की।
तो सबसे पहले देखना है वन संबंधित अधिनियम की चर्चा बीच बीच में भी हम कर सकते हैं, करते रहते ही हैं बीच बीच में हर वीडियो में। कभी आपसे कुछ पूछ लिया, आप आंसर भी देते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसका भी आंसर, किसी ने उसका भी आंसर दिया था। मैंने पूछा था जल उपकर अधिनियम कब लाया था, तो एक 1977 कमेंट पड़ा हुआ था, उसके आगे पीछे कुछ नहीं था, तो बस 1977 लिखा हुआ था, मैंने देखा था, तो शायद यह उसका ही आंसर है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए वन संबंधित अधिनियमों की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव अधिनियम 1972, वन अधिनियम 1927। वन्य जीव अधिनियम में कुछ नहीं किया, 7 को आगे कर दिया, 2 को उसकी जगह पर कर दिया, तो 1972। वन अधिनियम 1927, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972। फिर बारी आती है वन संरक्षण अधिनियम की 1980। हम कंफ्यूज होते हैं कहाँ पर, वन अधिनियम में और वन संरक्षण अधिनियम में। तो ये वन अकेला जब आए ना, तो वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण 86, जैव विविधता अधिनियम 2002। दोस्तों सब में भारतीय आप जोड़ लेना, कॉमन सेंस वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। फिर दोस्तों भारतीय वन संरक्षण 1980 का नाम बदलकर 2023 में क्या हो गया है, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम था, उसको कह दिए वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं उनसे गुजरने वाली नदियों की। पन्ना से केन गुजरती है, कान्हा से बंजर और हालोन गुजरती है, बांधवगढ़ से चरणगंगा, माधव से मनिहारी, सतपुड़ा से देनवा, पैंच से पैंच और कान्हन, डायनासोर जीवाश्म से जोबट बहती है। इनकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कुछ दूसरे फैक्ट की। कोई पेज 20 में छूटा तो नहीं, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चिंटू चीता को देख लेते हैं दोस्तों। अफ्रीकन चीतों के लिए श्योपुर जिले में स्थित कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया। सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान ने किया था, कमेंट में बताएं। फिर मोगली उत्सव दोस्तों, स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदगढ़ में पाया गया। वही जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए, इसलिए मोगली उत्सव पैंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में 2004 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है, 2004 से। कहाँ पर मनाया जा रहा है, सिवनी में। किस इलाके में मनाया जा रहा है, पैंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव। चिंटू चीता देख सकते हैं, शुभंकर, ठीक है। लिख दिया पर क्या, तेज दौड़ कर आऊँगा, कूनों में बस जाऊँगा। भाई जलवायु बस प्रॉपर होनी चाहिए, आप ढंग से रह पाओ, हमें खुशी होगी आप वहाँ आकर बसेंगे तो, ठीक है। फिर बात करते हैं मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। ध्यान रखना है, मुकुंदपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2016 को की गई थी। इसका नामकरण महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया, इसको भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं समाचार के पन्नों से। आप सोच रहे होंगे सर आप जिग जैग पढ़ाते रहते हैं, पहले सीधा सीधा पढ़ाएं फिर दूसरे उस पर चले जाएं भाग पर। लेकिन दोस्तों जहाँ जो चीज़ें जैसी दिखती है मैं वैसा पढ़ाता रहता हूँ, ठीक। तो समाचार के पन्नों से दोस्तों, देश का पहला, क्या देश का पहला, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क, जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे। लागत होगी 35 करोड़ रुपए, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। तो आप तो स्थान याद कर लें, जियोलॉजिकल पार्क नर्मदा नदी के किनारे, जिला जबलपुर में स्थापित होगा, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर मध्य प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित प्रथम पहला बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी कब बना, 1999 में। इसे हमने वैसा दर्जा कब दिया, बायोस्फीयर रिजर्व में कब शामिल हुआ, 2009 में। यूनेस्को की बात कर रहे हैं, यूनेस्को में कब शामिल हुआ। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी कब स्थापना हुई, कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा-किसली मंडला में कब चालू हुई, सबको पता 1974। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा-किसली, 1955 में इसको दर्जा मिला था। अब दोस्तों पहला टाइगर प्रोजेक्ट वाला राष्ट्रीय उद्यान देश में कौन सा था, ये आपको कमेंट में बताना है। प्रथम आर्द्रभूमि रामसर क्षेत्र भोजताल है, कब इसको दर्जा दिया गया आर्द्रभूमि का, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। 2002 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, जब भी दिया गया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। हमने क्या बात की, मध्य प्रदेश में पर्यावरण के संबंध में प्रथम पचमढ़ी है, बायोस्फीयर रिजर्व डिंडोरी है पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली है प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट, और कान्हा-किसली ही है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। और भोजताल है प्रथम आर्द्रभूमि रामसर क्षेत्र। रामसर कहाँ पर है, रामसर कन्वेंशन कब हुई थी, किस देश में है, क्या उद्देश्य था, ये सब बताएं। आर्द्रभूमि कहलाती क्या है, सारी कुछ चीज़ें आपके लिए कमेंट सेक्शन में बतानी है। इतने सारे प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे, आप
5% प्रश्नों के जवाब भी नहीं देते। देना चाहिए आपको आंसर यार। चलो ठीक है, रोहन चक्रवर्ती की चर्चा कर लेते हैं, बाकी आपके ऊपर है। रोहन चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्टूनिस्ट है दोस्तों, ठीक है। कान्हा है राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर क्या है? भूरादा बारासिंगा। किसने बनाया भाई? इन्होंने ही बनाया है। किसने? रोहन चक्रवर्ती डिजाइनर हैं भूरा सेहदा बारासिंगा के, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर है। इन्हें WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड 2000 से सम्मानित किया गया। और रोहन चक्रवर्ती ग्रीन ह्यूमर नामक पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में काम करते हैं। भूरा सेहदा बारासिंगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है उसका शुभंकर। फिर दोस्तों देवरी इको घड़ियाल केंद्र की बात करें तो मुरैना जिले के चंबल नदी पर स्थित है देवरी इको घड़ियाल केंद्र। यहाँ घड़ियाल के साथ साथ बटागुर कछुओं का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है। अब बटागुर क्या है? तो ये प्रजाति है, किसकी है? कछुए की है। तो याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते, तो इसलिए मैं आपको लिख लिख कर ऐसी चीज़ें बता देता हूँ कि जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इंदौर रीजनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर में स्थित है और यह रीजनल पार्क और पिपल्यापला पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। तो इंदौर रीजनल पार्क आ जाए या अटल बिहारी वाजपेयी पार्क आ जाए या पिपल्यापला पार्क आ जाए, सारी एक ही चीज़ है, एक ही पार्क का नाम है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, इंदौर में स्थित है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है चौसिंगा की, ठीक है। ये क्या होता है? तो मध्य प्रदेश में चौसिंगा कान्हा और पैंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह मृगों की टार्टरस दुर्लभ प्रजाति है, कान्हा और पैंच में पाया जाता है और भारत में है दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर देखने को मिलती है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर बात करते हैं समाचार के पन्नों से। मध्य प्रदेश अब वुल्फ अर्थात भेड़िया स्टेट भी कहलाएगा। देश में सबसे ज़्यादा संख्या भेड़ियों की कितनी? 772 मध्य प्रदेश में ही है। फिर पहली बार मध्य प्रदेश में हुई पेंगोलिन की रेडियो डेटिंग। मध्य प्रदेश की अति लुप्त प्राय प्रजाति में शामिल भारतीय पेंगोलिन के संरक्षण के लिए विशेष पहल की है मध्य प्रदेश ने। किसने की है विशेष पहल? अति लुप्त प्रजाति भारतीय पेंगोलिन के संरक्षण में मध्य प्रदेश ने की है। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने भारतीय पेंगोलिन की परिस्थिति को समझने और उनके प्रभावी संरक्षण के लिए संयुक्त परियोजना की शुरुआत की है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य जीव एवं पक्षी। तो बारहसिंघा की बात करें तो मध्य प्रदेश का राज्य प्राणी है कौन? बारहसिंघा। बाघ दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल संख्या है 785। तेंदुआ की बात करें तो मध्य प्रदेश बाघ राज्य के साथ साथ तेंदुआ राज्य भी है। और दोस्तों हमने शायद पढ़ा है माधव नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चौसिंगा की बात करें तो विशेषकर कान्हा और पैंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काकड़ दोस्तों, काकड़ को रिब फेस्ड डियर भी कहते हैं। काकड़ याद रखना है, काकड़ को कहते हैं रिब फेस्ड डियर। गौर दोस्तों, इसे इंडियन बायसन भी कहा जाता है। गौर, इसको हम कहते हैं इंडियन बायसन। दूधराज की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी, इसे शाह बुलबुल, मेहरानी, हुसैनी बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है और संभवतः यह विश्व का एकमात्र पक्षी है जो रंग बदलता है। कौन सा? दूधराज। दोस्तों रंग बदल लेता है दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। इसे शाह बुलबुल, मेहरानी, हुसैनी बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। पशु पक्षी और पेड़, क्या? पशु पक्षी और पेड़, इन तीनों को राजकीय पशु का, पक्षी का और पेड़ का दर्जा कब मिला था? 1981 में मिला था। राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, मध्य प्रदेश में राजकीय दर्जा 1981 में इन तीनों को दिया गया था, इसको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं हीरामन तोता की। दोस्तों हरे रंग और लाल चोंच वाला, मानवीय उच्चारण के कारण इसे घरों में पाला जाता है। तो हीरामन क्या है दोस्तों? तोता है, इसको ध्यान रखना है। फिर महोखा की बात करते हैं तो कौवे की तरह दिखने वाला लाल पंख वाला पक्षी है। फिर लोहारगंज की बात करें दोस्तों, 4 फीट ऊंचा सफ़ेद रंग का तालाबों में रहने वाला आकर्षक पक्षी है लोहारगंज। इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर बात करते हैं अगले बिंदु की, नीलकंठ की। दोस्तों एक सुंदर पक्षी जिसे दशहरा के अवसर पर देखना शुभ माना जाता है वह है नीलकंठ। खरमौर पक्षी दोस्तों, इसे भट्टा कोकड़ा और टट्ट तीतर भी कहा जाता है। क्या? खरमौर को बोलते हैं भट्टा कोकड़ा और भट्ट तीतर।
यह फ्लोटिकन परिवार का पक्षी है, मंदसौर, रतलाम और धार जिलों में पाया जाता है। कौन सा? खरमौर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर सुलेमानी मुर्गी की बात करें तो इसे धनीश के नाम से भी जाना जाता है। धनीश क्या है दोस्तों? सुलेमानी मुर्गी है। फिर त्रिकोका फाकता हल्के भूरे गुलाबी रंग का पक्षी है, जिसे पकड़ी के नाम से भी हम जानते हैं, त्रिकोका पाकता। इसको हम पड़की के नाम से भी जानते हैं, पकड़ी नहीं दोस्तों, पड़की। सोनचरैया की बात करें तो दोस्तों घाटी गांव के, ग्वालियर के घाटी गांव अभयारण्य में इसका संरक्षण किया जाता है। सियार की बात करें, इसे लड़ाइया मुर्दाखोर वन्य पशु भी कहा जाता है सियार को। लोमड़ी दोस्तों श्वान कुल का सबसे छोटा प्राणी है लोमड़ी। किस कुल का? श्वान कुल का सबसे छोटा प्राणी कौन सा है? लोमड़ी। फिर कृष्ण वर्ग की बात करें तो दोस्तों इसे काला हिरण या ब्लैक बक कहा जाता है। नर कृष्ण मृग की ऊपरी हिस्सा काला होता है, जबकि मादा कृष्ण मृग का ऊपरी हिस्सा भूरा होता है। इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर सेही की बात करें दोस्तों, यह शाकाहारी अद्भुत वन्य प्राणी है। यह हमला या खतरे की आशंका होने पर शरीर पर उंगे कार्टूनुमा आकृति को एकदम खड़े कर लेता है। सेही की बात चल रही है। भेड़की की बात करें तो दोस्तों यह एक छोटा हिरण की ही प्रजाति है भेड़की। चिंटू पक्षी, इसे इस्माइल ब्लू किंगफिशर भी कहा जाता है। चिंटू पक्षी को कहते हैं इस्माइल ब्लू किंगफिशर। फिर बटागुर कछुए की बात करें तो दोस्तों चंबल नदी में घड़ियाल के साथ पाया जाता है बटागुर कछुआ। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से लगभग 50-52 मिनट की वीडियो में हमने संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्य और जो महत्वपूर्ण पशु पक्षी मध्य प्रदेश में उनकी चर्चा करी। यदि वीडियो से आपको आपकी एग्जाम की तैयारी में बेनिफिट मिलता है तो आप अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं, जो भी लेकर आते हैं कंटेंट, आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।